on behalf of Department of Agriculture Science, AKS University Satna. Welcome all viewers in this e-chopper. Today we are having two eminent speakers. We are pleased to welcome Dr. Amit Tripathi, who is Head of Agri-Food Industries Limited, and Dr. Nandita, who is Head of Department of Economics, PC College of University of Allahabad. Dr. Nandita, today the discourse will be around a very warming issue of impact of coronavirus, standing of agriculture industries and employment in India. Now I would like to invite our second speaker, Dr. Nandita, who will discuss about COVID-19 pandemic effect on employment in India. Dr. Nandita is presently heading Department of Economics in ADCA Institute, PC College of University, Allahabad. Dr. Nandita has published a number of books and several articles on different aspects of economics in international and national research journals. She is life member of various societies of reputation. She has attended many conferences and seminars at national and international level and has served as a resource person in many conferences. Now I request Dr. Nandita to deliver her lecture, please. Thank you, Shampi. I am audible. Yeah, ma'am. Hello, friends. Hello. हेलो फ्रेंड्स, आज मुझे बहुत ही हर्ष और आनंद हो रहा है कि मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए विंध्य का जो एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, AKS यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे मौका मिला है। इसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। इस तरीके से आज हम लोग जो इस कोविड-19 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास और रोजगार विषय पर जो इसके चुनौतियां हैं और इसका क्या हम सलूशन ढूंढ सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करने के लिए आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एकत्रित हुए हैं। और ये एक बहुत इस समय की ज्वलंत समस्या है और अगर हम इसका अच्छे से समाधान कर सकते हैं तो इससे हम अपने देश के भविष्य में आर्थिक सुदृढ़ता लाने में, इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने में और पॉलिसी फ्यूचर पॉलिसी इम्प्लीकेशन में उसका बहुत महत्वपूर्ण दिशा दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं। आज हम अपना जो ये चर्चा है वो हिंदी इंग्लिश में करेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और नाउ वी स्टार्ट विथ कि जो हमारे कोविड-19 के आने पर कोरोना वायरस से जो संक्रमण आया उसको रोकने के लिए सबसे पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं माननीय मोदी जी, इन्होंने मार्च में ही लॉकडाउन की घोषणा की और इस लॉकडाउन से हमारी जो देश की था वो एक तरीके से रुक गया। और देश के रुकने के साथ साथ अगर हम देखें तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो भी एक तरीके से रुक गई, थम गई। तो ये एक तरीके से विकास के रुकने का ही वो था। लेकिन अगर हम इसके पहले भी नज़र डालते हैं तो अगर देखने को ये मिलता है कि 2019 में 18-19 में अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखें तो ये देखने को हमें मिला कि इस समय भी जो हमारी ग्रोथ रेट थी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, वो पहले से ही कम हो रही थी। पिछले 6 सालों में इस समय सबसे कम ग्रोथ रेट को हमने देखा। इस समय 4.9% 2018-19 में ग्रोथ रेट थी जो पिछले 6 सालों की सबसे नीचे स्तर पर थी। और इसके पहले भी हम देखें तो हम 3 साल पहले भी 3 years बिफोर हम देश के इकोनॉमी के विश्व के वहाँ हमारी ग्रोथ रेट 7 और 8% थी जो इधर बहुत कम हो गई। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये हमारे लिए ये 2000 मतलब जब लॉकडाउन हुआ तो ये एक स्वास्थ्य पर तो संकट आया ही हेल्थ सेक्टर पर, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी इकोनॉमी थी वो पहले से ही थोड़ा वीक हो गई थी। तो उस वीक इकोनॉमी पर
जो इस पेंडेमिक का और लॉकडाउन का बहुत बड़ा इसको झटका लगा एक तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को, और हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी रुक गई। और सबसे बड़ा इसमें जो खतरा हुआ, जो सबसे बड़ा हमें इसमें इन्फ्लुएंस जिसका इम्पैक्ट पड़ा, वो हम देखते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हमारे इकोनॉमी के जो हैं, उन पे सबसे अधिक इसका असर पड़ा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जीडीपी का 50% कंट्रीब्यूशन ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स का है। तो ये क्षेत्र में खास तौर से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हम पहले आपको बता दें कि खास तौर से इसमें ये फुटकर विक्रेता, फेरी लगाने वाले, ठेला वाले, कलाकार, लघु उद्योग और सीमा पर व्यापार करने वाले छोटे-छोटे उद्योग और व्यापारी आते हैं। तो इनसे सरकार को बहुत अधिक टैक्स तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम देखें तो इनसे खास तौर से जब इनकी लॉकडाउन होने से इनको कच्चा माल नहीं मिला, इनकी मांग कम हो गई, डिमांड में बहुत तेजी से कमी आई, तो इससे इनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा कि इनका प्रोडक्शन भी इनको बंद करना पड़ा, और इससे इनकी इनकम कम हुई, और इन सब का असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ना स्वाभाविक था, क्योंकि ये जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देती है। इसके अलावा रोजगार पर भी इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ा, एम्प्लॉयमेंट पे। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये इसमें इनफॉर्मल सेक्टर में जो हमारे कुछ खास हम बताना चाहेंगे जो क्षेत्र थे, सेक्टर्स थे, वो ज़्यादा प्रभावित हुए। इन सब सेक्टर्स में जैसे हम लोग जानते हैं कपड़ा उद्योग था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, इसके अलावा ऑटो सेक्टर है, एविएशन सेक्टर है, या टूरिज्म सेक्टर है, और कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, और इसके अलावा बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, और शिपिंग का इंडस्ट्री है, और जो हमारी विलासिता की वस्तु उत्पादन करने वाले उद्योग हैं, ये सब बहुत ही इनका इम्पैक्ट जो था वो कहना चाहिए बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ा कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण, क्योंकि इन सब क्षेत्रों में जो प्रोडक्शन था वो कम हो गया, डिमांड कम हो गई, तो इसका गहरा असर पड़ना ही था। अब हम अगर देखें तो हमारी जो ग्रोथ रेट थी, इकोनॉमी की ग्रोथ रेट, वो उस पर अगर हम देखें तो उस पर सबसे ज्यादा जो एक इंडिकेटर है जिससे हम डिटरमिन करते हैं ग्रोथ रेट, वो प्रोडक्शन है। और प्रोडक्शन को देखने के लिए हम लोग जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कह सकते हैं, उसका सहारा लेते हैं। और अगर हम इकोनॉमी को अपने सेक्टर वाइज देखें तो जीडीपी में हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो योगदान है वो सर्विस सेक्टर का है, ये लगभग 53% है। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर का योगदान लगभग 31% है हमारे जीडीपी में। इसके बाद तीसरे स्थान पर, हालांकि ये इंडियन इकोनॉमी की एक ब्लैकबोन मानी जाने वाली एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसका योगदान हमारे जीडीपी पर आता है केवल 17%। हालांकि कृषि क्षेत्र हमारी जनसंख्या का हम लोग जानते हैं कि 53% लोगों को रोजगार देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के मतलब विस्तार को रोकने के लिए जो लॉकडाउन हुआ और इससे हमारे जो क्षेत्र प्रभावित हुए, उसमें सबसे ज्यादा जो क्षेत्र प्रभावित हुआ हम लोगों ने देखा अभी कि वो सर्विस सेक्टर प्रभावित हुआ, क्योंकि सर्विस सेक्टर का योगदान जीडीपी में सबसे ज्यादा है, लेकिन ये सेक्टर ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। और सर्विस सेक्टर में भी खास तौर से जैसे हमारे आते हैं पर्यटन उद्योग, परिवहन का उद्योग, एविएशन सेक्टर, होटल व्यवसाय, रेस्टोरेंट, और इसमें मल्टीप्लेक्स आते हैं। ये सब जो सर्विस सेक्टर में आते हैं वो सब प्रभावित हुए। और खास तौर से इस लॉकडाउन के असर से जब हमने देखा, क्योंकि लोग घर में बैठने लगे अपने, तो घर में जब वो अपने सीमित हो गए तो वो कहाँ जाएंगे,
उससे हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी प्रभावित हुआ, उससे हमारा होटल टैक्सी बिजनेस भी प्रभावित हुआ, मल्टीप्लेक्स और जिम जैसी जो सर्विसेज थी वो सब प्रभावित हुई। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें खास तौर से हम देखें तो इन पे जो गहरा असर पड़ रहा है उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर पर जो एमएसएमई है, लघु और मध्यम आकार के उद्योग, वो भी बहुत अधिक इनको क्राइसिस का सामना करना पड़ा है। और इस तरीके से क्योंकि उनमें एक तो उनकी मांग में कमी हुई, डिमांड में कमी हो गई उनके प्रोडक्ट्स के, और दूसरा इनको जो फाइनेंशियल सप्लाई मिलती थी वो फाइनेंशियल सप्लाई उनको कम हो गई, और भी कच्चे जो रॉ मटेरियल्स थे वो भी कम आने लगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे जो लघु और मध्यम, जो कि अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, एमएसएमई सेक्टर, उस पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। और एक तरीके से ये एक जिसको कहते हैं दिवालिया होना, उससे हमको इन्हें बचाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। और इसी तरह से अगर हम देखें तो कृषि क्षेत्र पर थोड़ा इस पर जो प्रतिकूल असर देखने को मिला है वो ये मिला है क्योंकि उस समय जो समय था, उस समय किसानों की रबी की फसल जो थी वो एकदम तैयार थी, और इस तैयार फसल को उनको मंडी तक पहुंचाना था, उनको बाजारों तक पहुंचाना था। और अगर वो मंडी तक और बाजारों तक समय से अपनी फसल को नहीं पहुंचा पाते हैं तो क्या होगा, उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, उनकी आय में कमी आएगी। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या उस समय जनित हुई जो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आई। तो इस तरीके से क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर का देश की जो हमारी इकोनॉमी है इसमें $256 का योगदान है। तो अगर ये सेक्टर में नुकसान होगा किसानों को तो उससे हमारे आगे भविष्य के लिए भी चुनौतियां आएंगी, आगे उनको फसल के उत्पादन में और भी कई कठिनाइयां आ सकती हैं। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने जो एनालिसिस की सेक्टर वाइज, तो हमको क्लियरली ये पता चलता है कि जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन करने वाले सेक्टर थे वो इस लॉकडाउन के कारण उनमें सबसे ज्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ा है। और इस बैड इम्पैक्ट के कारण ही हम कह सकते हैं कि हमारी जो जीडीपी है उसमें कमी आ रही है। और अभी जो ये 1920 में हमने बताया 4.9% थी, अभी विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है कि इन्होंने और इसका ग्रोथ रेट डिक्रीज होने की संभावना है, और इन्होंने तो 2.8 तक गिरने की संभावना की है। और अभी हाल में ही हमने पढ़ा आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास जी ने कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारी ग्रोथ रेट है इट कैन बी नेगेटिव में भी जा सकती है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बहुत भयावह तस्वीर प्रस्तुत कर रही है, और हमें इसको गिरने से रोकना होगा। हमारी ग्रोथ रेट है, इसको हमें इस चुनौती को सामना करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं। खास तौर से हम कैसे और अपने सेक्टर्स का प्रोडक्शन बढ़ा करके, अपने सेक्टर्स का जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा करके हम, खास तौर से हमें उम्मीद है, आशा है कि अगर हम अच्छी प्लानिंग करते हैं तो इस ग्रोथ रेट को इतना कम होने से हम रोक सकते हैं। क्योंकि आगे ये भी संभावना की जा रही है कि हमारी ग्रोथ रेट बढ़ सकती है अगर हम उचित नियोजन से, प्लानिंग से काम करेंगे। और ये ग्रोथ हम विश्व की इकोनॉमी में इंडिया जो है वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में आ सकता है। अब हम लोग दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं जो है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर भी वेरी इम्पॉर्टेंट सेक्टर है इन आवर इकोनॉमी। क्योंकि हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो सब एक चेन बेस्ड है, जिसको हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर कि वो किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करता है। तो जिस लॉकडाउन की वजह से अगर हम देखें तो पहले हमको उससे थोड़ा सा पहले अगर देखते हैं तो कोरोना संकट के पहले जब ये क्राइसिस आई, उसके पहले अगर हम देखें तो हमारे कुल एम्प्लॉयमेंट जो था उसका नंबर था, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो था 40.4 करोड़ रुपए। अब लेकिन इस कोरोना संकट के आने के बाद अगर हम मई में ही देखते हैं, जो कि MIA मॉनिटरिंग रिपोर्ट है इकोनॉमी की,
वो उसके आधार पर अगर हम देखें आंकड़ों को, ये डेटा को, तो ये अब 28.5 करोड़ हो गई है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि हमारी 12 करोड़ लोग जो हैं वो इसमें नौकरियां चली गई इस लॉकडाउन से। तो थोड़ा सा हम आंकड़ों को इसलिए यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि हमको इससे कंडीशंस समझने में आसानी होती है कि कितना इस दौरान हमको हमारी अर्थव्यवस्था को असर पड़ा है कोरोना संक्रमण का। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारी जो नौकरियां हैं उसमें सबसे जो हमारे सर्विस सेक्टर हैं उनमें और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो थे और जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा ज़्यादा बढ़ा है। जैसे अभी हम लोग ने बात की, अमित जी ने भी बात किया इस बात की कि एविएशन सेक्टर में अभी अनाउंस हुआ था कि 50% उनके सैलरीज कट हो सकती हैं। एक प्राइवेट है इंडिगो, इसने अभी अभी हम लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि उन्होंने ले ऑफ की घोषणा की है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोगों की नौकरियों पर चाहे कुछ समय हो लेकिन असर तो पड़ ही रहा है, इसका बैड इम्पैक्ट इज इंक्रीजिंग। और बेरोजगारी की दर में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसको भी अगर हम एक डेटा से आपको बताना चाहें तो CMII की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है वो मतलब पहले जो थी 27.11% थी, जो अब इस समय मई में खास तौर से 6.74% हो गई। तो इससे भी हमें पता चलता है कि जो रोजगार छूट रहा है उससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इंक्रीजिंग एज फास्ट स्पीड। और बेरोजगारी की दर का अगर हम कैटेगराइजेशन करें तो ये भी देखने को मिलता है कि अगर हम अर्बन और रूरल एरिया में अपनी अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं तो ये देखने को मिला डेटा वाइज कि जो शहरी क्षेत्र हैं और शहरी में भी हमारे अर्बन एरिया में भी जो हमारे जो राज्य हैं, जो शहर हैं, जो बहुत डेवलप्ड शहर हैं, वहाँ पे नौकरियां ज़्यादा गई हैं। आप सब भी पढ़ते हैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, आप सबको ये सब मालूम है कि हमारे जो अर्बन सेक्टर है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा बढ़ा है बजाय रूरल एरियाज़ की। तो इस तरीके से जो हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे डेली वेज अर्नर थे, जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग थे, इनको बहुत ज़्यादा मतलब छोटे व्यवसाय में जुड़े लोगों को इससे रोजगारी मतलब हमारी नौकरी के घटने का बहुत बड़ा झटका लगा है, एक तरीके से कह सकते हैं। और जो हम लोगों ने अभी बात की थी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, तो ये व्यवसाय सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है। और इसके अलावा जो हमारे बड़े बड़े शहरों में जब हमारी कंपनियां बंद हो गई और जो प्राइवेट सेक्टर्स थे उनका प्रोडक्शन बंद हो गया मंदी के दौरान, तो इसका प्रभाव लोग जो छोटी छोटी नौकरी कर रहे थे प्राइवेट जगहों में उनको धीरे धीरे निकाल दिया जाने लगा। अब इससे क्या हुआ कि जो लोग थे श्रमिक वो अपने घर की तरफ लौटने लगे क्योंकि उनको वहाँ कोई अपना आय का साधन नहीं था, नो मीन्स ऑफ इनकम था, और वो कैसे इस तरह से रह सकते थे। तो उनका पलायन शुरू हुआ, तो वो अपने घर की तरफ आने लगे। और खास तौर से हम लोग देखते हैं कि इससे जो एक समस्या हुई, आप लोगों ने भी बहुत इस समस्या को देखा है और समझा है, जो एक चुनौती हमारे एक तरह से इकोनॉमी में आई वो थी माइग्रेंट लेबरर्स की, कि जो लेबर बाहर थे वो अपने घर की तरफ जाने लगे। और इससे क्या हुआ, माइग्रेंट लेबर से हमारी कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, वो एक तो वो रोजगार से हट ही गए, लेकिन वो जब एग्रीकल्चर सेक्टर या अपने घर जाते हैं तो वहाँ के लिए भी उनको एक बहुत मतलब जो है वो प्रेशर पैदा होता है। और एक हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में सुनते हैं डिस्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने की बहुत आशंका है क्योंकि इस पे ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें लॉकडाउन के चलते हुए जो नौकरियां गई हैं वो वैसे तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अधिक गई हैं, पर लोगों का और इकोनॉमिस्ट लोगों का ऐसा कहना है कि अगर हम इसको नहीं रोक पाए तो हमारा जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और जो हम समझते हैं सुरक्षित सेक्टर है
उसमें भी नौकरियां जा सकती हैं, उसमें भी नौकरियों को खतरा है। इसलिए हमको इस चुनौती को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से, बहुत अच्छे से इसको सुलझाना पड़ेगा, सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा इसका। और इस तरीके से अगर हम देखें तो पहले हमारे इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट ने शुरू किया था स्टार्टअप कंपनियां। सबको पता है स्टार्टअप कंपनियां शुरू हुई थी, तो ये ग्रोथ में, हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही थी। एज कंट्रीब्यूशन कैसे कर रही थी कि वो जो हमारे जो पढ़ने वाले लोग थे, जैसे शिक्षित, एजुकेटेड, जो स्किल्ड लोग थे, जैसे कि हमारे बीए टेक के लोग, एमबीबीएस के लोग, एमसीए के लोग, ये सबको एक प्लेटफॉर्म दे रही थी कि उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा था वहाँ, और एक हाई सैलरी भी पेड कर रही थी, जिससे हमारी इकोनॉमी को इससे डबल बेनिफिट मिल रहा था। इसलिए इसका बहुत स्वागत भी हुआ, बहुत वो हुआ। पर इस लॉकडाउन के दौरान देखा गया कि स्टार्टअप कंपनियों का भी वो मंदी आ गई है, और उन्होंने भी ले ऑफ डिक्लेयर किया है। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो इनको नौकरी का नुकसान जो हुआ है, उसको हम एक कैटेगरी में बांट सकते हैं। इसको कहते हैं जैसे कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगारी। मतलब वैसे बेरोजगारी जो हमारी है उससे एक प्रपोर्शन बहुत बड़ा है शिक्षित बेरोजगारी का, एजुकेटेड और स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि ये लोग अच्छी अच्छी डिग्री मिला है इनको, बीटेक की, एमसीए की, एमबीबीएस की, लेकिन फिर भी अगर हम पहले से ही देखें तो हमारी इकोनॉमी में जैसे एक पोस्ट थी तो उसके लिए 36 लोग अपीयर हो, मतलब जाते थे, लेकिन पोस्ट तो एक ही थी, तो इतने लोगों को कहाँ पे फिर नौकरी मिलेगी? वो जाएंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में। तो अगर हम लोग हालत देखें तो जैसे कोई ये कंप्यूटर इंजीनियर था, उसको अगर उचित जगह पे नौकरी नहीं मिली ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो वो छोटे छोटे ऑफिसेज में, कहीं कहीं क्लर्क की नौकरी भी करने लगे हैं। तो इस तरीके से उनको प्राइवेट सेक्टर में जिस हिसाब से उन्होंने एजुकेशन ली है, स्किल ली है, उतना उनको जो उनकी सैलरी है वो उतनी नहीं हो पाती। ये सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं, आप लोग ने भी ये देखा है, दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में, इवन सतना में भी आप देख सकते हैं कि जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं, जैसे कि इंजीनियर हैं या और लोग हैं, वो जब छोटी जगहों में काम करते हैं तो उनकी सैलरी लगभग मंथली 15,000 20,000 होती है। इट इज़ नॉट एनफ। अगर हम देखें यूएन की रिपोर्ट, तो एक तरीके से ये पॉवर्टी लाइन के भी नीचे कहे जा सकते हैं, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ सकती उसकी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, ये भी हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, एक बहुत बड़ा एक चुनौती देता है हमको। और इस तरीके से हम स्किल्ड लेबर को भी किसी तरह से रोजगार दे सकें, तो उसके लिए बहुत हमें योजनाएं बनानी पड़ेंगी। और नौकरी की तलाश करने वाले लोगों की देखें तो इस समय इनकी संख्या भी बहुत बड़ी है, 36% करीब बढ़ गई है। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारी जो लॉकडाउन के समय जब देखा गया, तो बहुत सारे विश्व के ऐसे देश थे, जैसे भारत, ब्राजील, नाइजीरिया, ये सब जो देश थे, वो इस संकट से उबरने के लिए बहुत कम तैयार थे, कहना चाहिए। तो इसका क्या हुआ कि इससे यहाँ पर जो लॉकडाउन का असर पड़ा वो बहुत ज़्यादा पड़ा, और यहाँ पर जो जैसे अब हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, तो उससे विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी में भी हम फंस सकते हैं। वो किस तरीके से? क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट जाएगी तो पॉवर्टी आएगी, पॉवर्टी के बाद हम कह सकते हैं कि उनकी इनकम लेवल कम होगी तो डिमांड कम होगी, और जाहिर है डिमांड कम होगी तो हमको इन्वेस्टमेंट के लिए कम प्रेरणा मिलेगी, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे उत्पादक, और इस तरीके से एक चेन बन जाती है इकोनॉमी में हमारे, जो हम विशियस सर्किल कहते हैं, जिसको दुष्चक्र, गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। तो इस तरीके से ना फंस सके हम लोग, इसके लिए हमको पूरा चैलेंज के साथ इसको मतलब इसके निकालने के लिए हमें जरूर एक कंक्रीट पॉलिसी बनानी पड़ेगी।
इसके अलावा वैसे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लोगों नियोक्ता को कहा था कि आप अपने जो काम करने वाले हैं उनको अपने काम से ना निकालें, उनको थोड़े दिन का वेतन दें, पर हम लोग ने सबने देखा कि ऐसा नहीं हो पाया। इस कारण से जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं, जो कामगार हैं, उनका पलायन हुआ और उनसे अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुई। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये एक चेन सा बन जाता है कि कैसे हमारी अर्थव्यवस्था में जो हमारी ग्रोथ रेट है वो कम हो गई। ग्रोथ रेट कम होने से हमने देखा कि जो हमारा ग्रोथ रेट कम होने का कारण हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। प्रोडक्टिविटी कम होने से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई और इस तरीके से अगर हम देखें तो ये एक चेन के रूप में हमारी जो इकोनॉमी है उसको थोड़ा सा नीचे की ओर या उसको डिप्रेशन की ओर ले सकता है। इसको हमें बचाना है, इसको हमें सुधारना है। इसके लिए आज हम लोगों को चर्चा भी कर रहे हैं हम लोग और इसको सुधारने का उपाय अगर हम देखते हैं तो इनको सुधारने के उपाय में जो इकोनॉमिक पैकेज होता है, आर्थिक पैकेज, वो हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 मई को 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया, जो कि इसलिए दिया गया ये पैकेज कि हमारे देश के जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं उनको थोड़ी सी सहायता मिल सके। और खास तौर से ये पैकेज के बारे में ये भी माना गया कि जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का अभियान चल रहा था वो इसको और अधिक मजबूत बनाने में, इसको और स्ट्रेंथन करने में मदद करेगा, रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा। और इस तरीके से हम कह सकते हैं क्योंकि जो हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान है वो इसीलिए चलाया गया कि हमारे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। तो इस तरीके से ये जो पैकेज दिया गया था 20 लाख करोड़ रुपए का, उस समय वो किस वो खर्चा होगा वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने ब्रीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताया था। 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस संदर्भ में उन्होंने इसमें सबसे ज्यादा जो व्यवसायियों को उन्होंने कर्ज देने के लिए और इसके अलावा जो वित्तीय संस्था फाइनेंशियल सेक्टर होते हैं और ये जो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर होते हैं, इन सब के लिए जो इन्होंने योगदान मतलब दिया इसमें वो 5.94 लाख करोड़ रुपए का दिया था, आवंटित किया था। इसके अलावा जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स थे, माइग्रेंट लेबरर्स को उन्होंने मुफ्त में भोजन देने, उनके अकाउंट में 2000 रुपए डालने के लिए ये योजना की थी। पर क्या आप समझते हैं ये एनफ है, ये पर्याप्त है? क्योंकि जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो केवल 2000 रुपए या 1000 रुपए में अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ा समस्या है कि उनको रोजगार भी ढूंढना है, उनको अपनी लिविंग भी देखनी है। तो हम सोचते हैं कि ये तो इतना पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा और भी इनके लिए कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को ठीक करने के लिए उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए उसको आवंटित किया गया था। इसी तरीके से जो हम देखते हैं इस देश के हालात और चुनौतियों को अगर हम देखें तो जो हमारे देश के जो इस दौरान हालात बने, जो हमारे सामने चुनौतियां आई, उसके सामने जो ये आर्थिक पैकेज है वो बहुत अधिक एक तो पर्याप्त नहीं लगता है। दूसरा ये बात देखने को लगती है मुझे जो कि ये केवल तत्कालिक या इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस जो हमारी प्रॉब्लम्स है केवल कुछ समय तक के लिए उसको हल कर सकता है। पर अगर हम चाहें कि लॉन्ग टर्म हमें बेनिफिट मिले तो दिस इज नॉट एनफ। ये जो आर्थिक पैकेज है वो इतना अधिक हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, सुदृढ़ करने में और हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए इट इज नॉट एनफ, ये पर्याप्त नहीं है।
तो अब इस समय हम जो हमारे संग मंच में जुड़े हैं और हमारे प्रिय साथी हैं, उन सब से आग्रह कर सकते हैं कि आप भी अपने सजेशंस दीजिए और हमारी तरफ से भी जो सजेशंस है जिससे कि हम इन इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं, इनको दूर कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले जो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट लग रहा है वो है कि जो हमारी इकोनॉमी थोड़ा सा सुस्त और मंदी के उसमें आ रही है, उसके लिए हमें उसमें जान फूंकने के लिए हमें उसकी डिमांड बढ़ानी होगी। इंटरनल डिमांड मीन्स अगर हम उसकी डिमांड को इफेक्टिव डिमांड को नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि डिमांड बढ़ाने के लिए हमें लोगों की हम लोग जानते हैं एज इकोनॉमिक्स सभी लोग यहाँ पे हैं तो हम लोग जानते हैं कि डिमांड बढ़ाने के लिए लोगों के इनकम लेवल या लोगों के हाथ में पैसा आना चाहिए, लोगों को खर्च करने के लिए पैसा होना चाहिए उनके पास और खास उनकी परचेजिंग पावर जब बढ़ेगी तभी अर्थव्यवस्था में जो और लघु उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं हमारी, उनको क्या होगा पर्याप्त प्रेरणा मिलेगी कि वो अधिक इन्वेस्टमेंट कर सकें, लोन ले सके। जो लोन उनको मिल रहा है वो कैसे लेंगे जब तक कि उनको लाभ ही नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। तो जब उनको प्रॉफिट की वो रहेगी, प्रेरणा रहेगी, तभी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और जब इन्वेस्टमेंट होगा तब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सा है कि हमारी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है और इस तरीके से हमारी इकोनॉमी को एक ग्रोथ मिल सकता है। और इसके अलावा इसके लिए हम लोग जानते हैं कि मांग बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हमारे मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी भी बहुत इफेक्टिव होती हैं, लेकिन अभी तो हमने कोई ठोस इस तरह से मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट की ओर से अभी तक इम्प्लीमेंटेड नहीं देखा है और बल्कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं इन्होंने जरूर तत्परता से कुछ जो उनकी रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है, इसके अलावा बैंक दर होती है, इसमें कमी करने के लिए संकेत दिए हैं कि कमी होगी और इसके अलावा इन्होंने एक जो लोन होते हैं, लोन में मुख्यतः सभी तरह के लोन, हाउसिंग लोन और इनका क्रेडिट कार्ड पर लोन और कार लोन, इस तरह के लोन में उन्होंने ये बताया कि जो उन लोग किस्त जमा करते हैं वो 3 महीने तक अपनी किस्त नहीं दे मतलब पोस्टपोन कर सकते हैं और इसी तरीके से मतलब कुछ मतलब इन्होंने मतलब 3 माह तक किस्त और ब्याज दर में कमी की तो और इससे हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है इसमें 3.74 करोड़ रुपए की पूंजी जो है वो बढ़ी है। लेकिन ये देखना है कि हमें एक तो इस सेक्टर को किस तरीके से हम ग्रोथ करें, इसके लिए और अधिक हम सोचते हैं एफर्ट की जरूरत है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने लोन देने के लिए कहा है, लोन को वो दे रही है, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है कुछ पैसा, लेकिन लोन तभी लेंगी कंपनियां जब उनको होगा कि वो पहले की तरह अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, पहले की तरह उनकी डिमांड बढ़ सके, जो कि इस लॉकडाउन के दौरान, मंदी के दौरान बहुत कम हो गई है, इसलिए उनको उतना प्रेरणा नहीं मिल पा रही है। और जो हमारे एसएमएमई सेक्टर हैं, जो हम लोग जानते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट के वाइज भी और जीडीपी को बढ़ाने में भी बहुत ही दे प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन आवर इकोनॉमी, लेकिन वो भी लोन तभी लेंगे ना जब उनको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा और वो पहले की तरह उत्पादन कर सकेंगे। हालांकि सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए एसएमई सेक्टर को लोन के रूप में देने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा है, लेकिन इसकी समय सीमा भी निर्धारित कर दी है, देयर इज टाइम लिमिट अक्टूबर तक। लेकिन अगर तब तक डिमांड नहीं बढ़ी, इनको प्रेरणा नहीं मिली, तो वो लोन क्यों लेंगे? क्योंकि लोन लेने से आखिर उनको इंटरेस्ट का खर्चा होगा, वो और कर्ज में डूब सकते हैं। तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी को इससे क्या फायदा होना है, ये हमें देखना है कि ये जो राहत पैकेज है वो किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा। इसके अलावा कृषकों के लिए अगर हम देखें तो एक अलग से घोषणा हुई है, इसमें उनको कुछ पैसा दिया गया है, लेकिन
क्योंकि कृषकों को अपनी अगली फसल के लिए, उनको बीज के लिए, खाद के लिए और सिंचाई, इरिगेशन के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। और जब तक उनको इनफ पैसा वैसे नहीं मिलेगा, तो वो कैसे काम कर पाएँगे? केवल 1-2 हज़ार से उनका वो नहीं बढ़ सकता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि एक उपाय ये भी हो सकता है, क्योंकि हमारे कृषक और जो माइग्रेंट लेबरर्स एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर गए हैं, वो बहुत ही नया-नया करने की ओर कर सकते हैं। तो उसमें हम एक सुझाव ये देना चाहते हैं कि जो कमर्शियल खेती है, कमर्शियल हमारी फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, उनकी ओर अगर जाया जाए, तो कमर्शियल फसलों में क्या होता है कि वो क्रॉप्स जल्दी तैयार होती हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी जल्दी हो जाती है और इसमें हमको जल्दी लाभ भी मिलता है। लाभ मिलने के कारण ये है कि हमारी जो क्रॉप्स हैं, जैसे अभी हमने एक जगह पढ़ा था अभी न्यूज़पेपर में कि कुछ प्रवासी मज़दूरों ने घर आकर के मशरूम की खेती की। तो मशरूम इज़ लाइक अ प्रोडक्ट की बहुत उसकी माँग भी होती है और उसकी जल्दी हो जाती है और उससे उन लोगों ने काफ़ी उनको पैसा मिला, काफ़ी उनकी आमदनी बढ़ी। तो इस तरीके से कई ऐसी कमर्शियल क्रॉप्स हो सकती हैं। आप एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, एकेएस यूनिवर्सिटी, तो वो और भी इस बारे में देख सकती है कि एग्रीकल्चर जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं, वो कौन-कौन सी जल्दी समय में बेनिफिट दे सकती हैं। इसके अलावा अगर ये हमारा संकट है या हमारी चुनौती है, तो उसको एक अपॉर्च्युनिटी के रूप में हमको बदलना चाहिए। इसके लिए साहस करना चाहिए। जैसे अभी हाल में ही हमने एक खबर में पढ़ा कि गुजरात में अमूल इंडिया कंपनी है, जो मिल्क डेयरी में सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ये जो अमूल इंडिया कंपनी है, इसका ये रिपोर्ट आई है कि इन्होंने लॉकडाउन के दौरान जो दूध वाले उत्पादक थे, जो हमारे दूध बेचने वाले थे, उनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध लिया है और उसको सेल किया है उनकी। तो इस तरीके से उनको थोड़ा फ़ायदा पहुँचा और हम लोग जानते हैं कि इस समय जब कोविड-19 का खतरा है हमारी हेल्थ पर भी, तो हम इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग आजकल रोज़ टीवी में उसका ऐड भी देखते होंगे अमूल इंडिया का कि हमारा मिल्क है और मिल्क के और प्रोडक्ट्स हैं, वो उन्होंने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसको प्रेरित किया है। तो इससे अमूल इंडिया का जो व्यापार है, इस मंदी के दौरान बहुत बढ़ा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ जो साहसी कंपनियां हैं, जो कृषि क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हैं, वो इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में बदल सकते हैं इस संकट को और इससे बहुत लाभ होगा हमारी इकोनॉमी को। दूसरी ओर अगर हम देखें तो जो हम लोग कहते हैं कि माइग्रेंट लेबरर्स के लिए सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत वो बनाया था योजना कि हम इनको रोजगार भी देंगे, एम्प्लॉयमेंट भी, और इससे इनकी इनकम भी बढ़ेगी। पर ये क्या सफल हो रही है? तो इसको देखने के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमारी यूपी सरकार ने कहा था कि हम इनको 1.5 लाख नौकरियां देंगे इस दौरान मनरेगा के तहत। और मनरेगा में क्या, आप गाँवों में जैसे कच्ची सड़कों का निर्माण करते हैं, तालाब खुदवाते हैं या फिर ये नालियां बनवाते हैं, तो इन सब के लिए इनको जो हम रोजगार तो देते हैं, लेकिन इनको जो दिया जाता है, इनको अमाउंट, वो 202 रुपए दिया जाता है। तो ये जो 202 रुपए है, वो हम एक व्यक्ति को देते हैं, तो क्या वो उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा सकता है? क्योंकि हम देखें अगर पॉवर्टी लाइन को या रिपोर्ट की तरह, तो कम से कम एक दिन में $1 के बराबर तो व्यक्ति की आमदनी होनी ही चाहिए कि जिससे कि वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर जा सके। तो ये भी इससे संभव नहीं लगता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो इसके लिए वित्त की भी आवश्यकता होगी, फाइनेंशियल भी हमें सपोर्ट चाहिए, जो उतना पर्याप्त नहीं है। और एक और बात जो मेरे दिमाग में आ रही है कि जो हम मनरेगा से जो गाँव में बना रहे हैं छोटी-छोटी योजनाएँ, अगर हमें पूरे इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा।
जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए या और निजी कंपनियों के भी इन्वेस्टमेंट आए आत्मनिर्भर भारत योजना के दौरान, तो इसमें हमें क्या करना होगा? देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा, अपने लॉज़ को ठीक करना होगा, अपनी पॉलिसियों को ठीक करना होगा। इस ओर ज़रूर ध्यान देना होगा, क्योंकि इसके बिना विनियोग की प्रेरणा ही नहीं मिलेगी, या चाहे वो देश के अंदर के प्राइवेट इन्वेस्टर्स हों या फॉरेन इन्वेस्टर्स हों। उनको कुछ तो सहूलियत देंगे, उनको कुछ लाभ देंगे और उनको कुछ हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। पर इस मनरेगा से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोई योगदान नहीं मिल सकेगा। इस तरीके से अगर सरकार को ये फाइनेंशियल प्रोत्साहन देना है, तो उनको एक और चीज करनी पड़ेगी जो मेरे मन में आ रहा है, और हम सब इकोनॉमिक्स होने के नाते जानते भी हैं कि हमें अपने टैक्सेस को, दरों को कम करना होगा। टैक्स कम करेंगे और जब हम एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा? लोगों के हाथ में, जो कॉमन पीपल हैं, उनके हाथ में पैसा आएगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और इससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था की जो टोटल डिमांड है वो बढ़ सकेगी और जो हमारे व्यवसायी हैं, जो छोटे-छोटे उद्योग हैं या बड़े उद्योगों को भी इस समय डिमांड की तो ज़रूरत ही होती है। चाहे जितना भी बड़ा इंडस्ट्री हो, विदाउट डिमांड वो प्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक उसको प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए व्यवसायियों को भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत प्रेरणा मिलनी चाहिए, उनको इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत वो मिलना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जो सरकारी प्रयत्न हैं, वो बिल्कुल थोड़े से समय के लिए अर्थव्यवस्था को राहत पहुंचाने के लिए दिए गए। इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर लॉन्ग टर्म। अगर हम लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट चाहते हैं तो सरकार को कुछ और पॉलिसीज, कुछ और प्रयत्न करने होंगे, जिससे हम अपनी इकोनॉमी को, ये जो चैलेंजेस झेल रही है इकोनॉमी, ग्रोथ रेट के हिसाब से, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट, ये सब के हिसाब से जो चैलेंजेस हमारी इकोनॉमी को आ रहे हैं, वो हमारी गवर्नमेंट करने में उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करे और उसको पॉलिसी मेकिंग के द्वारा उसका पॉलिसी इम्प्लीकेशन कर सके, उसमें सहायता मिल सकती है गवर्नमेंट को। लेकिन इसके लिए अभी भी प्रयत्न करना होगा, क्योंकि अभी जो सरकारी प्रयत्न है उसके लिए तो हमको एक कहावत याद आ रही है, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, उसको हम इसको चरितार्थ करती है और इट इज नॉट सफिशिएंट। We have to work hard. We have to make challenges. For these challenges को हमें ठीक करने के लिए, और इसके अलावा अगर, क्योंकि हम एक चीज डेवलप्ड इकोनॉमी है, वो हम देखते हैं कि जब डिमांड बढ़ती है हमारी तो उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और हमारी इकोनॉमी जो है वो सुधरती है, वो एक ग्रोइंग फेज पर के आती है। तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे इस समय लोगों के हेल्थ को तो ध्यान में रखना ही है हमें, क्योंकि हमारे जो कोविड संक्रमण के कारण जो लोगों के हेल्थ को बहुत बड़ी चुनौती मिली है, उसको हम सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा और सरकार जो गाइडलाइन जारी करती है उसके द्वारा हम उस संकट से दूर कर सकते हैं। पर इसके साथ ही साथ, क्योंकि हमको अपनी अर्थव्यवस्था को भी ये डिप्रेशन में जाना जा सके, मंदी में ना जा सके, और इस अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हमें डिप्रेशन से, सुस्ती से, मंदी से हमें थोड़ा तो प्रयत्न करना ही होगा। और एज अ इकोनॉमिक्स और एज अ आप लोग जो भी हमारे मंच पे सुन रहे हैं इस चर्चा को, आप लोग भी सुझाव दे सकते हैं कि किस तरीके से हम पॉलिसी इम्प्लीकेशन करें कि वो हमारे भविष्य के लिए, हमारे देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए एक बून के रूप में हो, हम इस संकट को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में बदल सके। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट इन दिस टाइम, इन दिस प्रेजेंट टाइम। और हम स्वास्थ्य के साथ साथ इसलिए अर्थव्यवस्था को बचाना बहुत जरूरी है हमारे। और आप लोगों ने एक लोकप्रिय वाक्य भी सुना होगा कि जान भी जहान भी, है ना? तो ये हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें
स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी इकोनॉमी को भी बचाना है। इसमें दोनों संदेश मिल रहे हैं आपको इसमें, कि आपको अपना हेल्थ तो देखना ही है, लेकिन उसके संग-संग अगर हम इकोनॉमी को नहीं बचाएँगे, अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं बचाएँगे, तो हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे? और इस समय एक अपॉर्च्युनिटी का मौका है। इस समय लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ सकती हैं। लेकिन अगर हमारी पॉलिसियाँ नहीं सुधरी, अगर हमारे जो कानून हैं, वो फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट आता है, वो अगर उनको कानून संबंधी अड़चनें आती हैं बहुत सारी, लेबर कानून की प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत सारी, तो वो कैसे इन्वेस्ट कर सकेंगे? तो इसको हमें एक अपॉर्च्युनिटी के रूप में बदलना है। इसके लिए हम लोग कर्तव्यबद्ध हैं, इसके लिए हम लोग काम करें। तो हम सोचते हैं कि जो कोविड-19 संक्रमण के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था में जो चुनौतियाँ आई हैं, जो हमारी ये हैं, इनको हम भली-भाँति टैकल कर सकते हैं, इनको सुलझा सकते हैं और इस संकट को एक अपॉर्च्युनिटी में बदल करके हम अपने इकोनॉमी का या देश का विकास कर सकते हैं। तो अब हम चाहेंगे अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई किसी के मन में क्यूरीज हो, तो अगर हम समाधान कर सकते हैं या आप लोग कुछ बोल सकते हो, तो आर यू रेडी? कुछ कोई बोल सकता है? बोला 10 मिनट में आओ बाद में। शैम्पी, टेल मी। यहीं से Now, both the presentation, सेल्फी वाला छूट गया था। Dr. Amit and Dr. Nandita, they have done very nicely. My question to Amit regarding the fortification, he has mentioned certain work has started by the private sector on fortification of crops. लास्ट तक चलेगा ये। Now, previously, Government of India has introduced the scheme on Nutri farms, in which we have identified the different varieties of crops for malnutrition. Now, I want to know that whether fortification is successful in certain crops. Please, Amit, explain that. So it will be very useful to our student and staff also. आयुर्वेद वाले अपने साथ डॉक्टर को भी मिलाए रहते हैं। अमित, oh, वो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं। Amit has left. Hello. Yes, sir. Amit Yes, sir. has left. Yes, sir. Okay, Actually, उनको meeting. Okay. So, from on behalf of the faculty and on behalf of the AKS University management, I thank both the speakers for delivering very nice information regarding the management of agriculture under COVID-19. Now, this improved technologies are available which are using the farmers, but farmers' problems are different, I tell you. So that's they have bring out certain solution. Nandita has presented very nicely what farmers should do, how the prices of the input has increased, which can be lowered down, efficiently use of inputs in agriculture. So on behalf of the faculty and management of AKS University, I thanks both the speakers. Thank you very much. So, thank you, sir. अब मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से डायरेक्टर डॉक्टर के.आर. मौर्य सर से इस विषय पर 2 शब्द कहने के लिए निवेदन करती हूँ। के.आर. मौर्य सर। Actually, Dr. Tripathi and Dr. Nandita, they have opened a new chapter of agriculture management in post-COVID era period. Actually, the first migration of laborers from different parts of India to UP and Bihar has created some problem for them during flood period. And during flood period, there is no work going on about the Narega and Manrega. So this is one of the important sector where government of India can make a national planning for agricultural laborers
and migrants, because their number is very huge, and this problem will come again and again in our country. Another important thing I have to submit that Indian agriculture has been passing through a very critical period where there is no problem of production and productivity. There is problem of agricultural storage, problem of agricultural marketing, and problem of post-harvest technology of agricultural produce. So on these three topics, our focus should be maximum to develop the farmers' economy. Both the speakers have delivered a very nice lecture, which was very informative and knowledgeable. On behalf of Department of Agriculture and Faculty, I offer them my sincere thanks and invite them to come to this university again and again. Thank you. Thank you so much, sir, for your kind words and guidance. मुझे आशा ही नहीं, अब तो विश्वास है कि हमारे छात्र छात्राएं, हमारी फैकल्टी मेंबर्स, सभी दर्शक जो इस वक्त ईद चौपाल से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अमित जी, डॉक्टर नंदिता जी को सुना, उन्होंने ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। अंत में अब मैं अपने वक्ताओं और दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। अब मैं प्रोफेसर चांसलर इंजीनियर अनंत कुमार सोनी, डीन एस थॉमस सर, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर डॉक्टर के.आर. मौर्य सर, हेड डॉक्टर नीरज वर्मा सर, एग्रीकल्चर फैकल्टी सात्विक सर, आशुतोष गुप्ता सर, संतोष सर और हेड ऑफ इकोनॉमिक्स विश्वकर्मा सर, सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी। अब मैं चेयरमैन सर की आज्ञा से इस चौपाल को बंद करने की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। चलो देखो, ये तीनों मिला